कल मैंने ये कहा था कि हम प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा स्टोर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर आपको सिंगल आइटम कोई नंबर स्टोर करना है, कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, तब भी आप वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं, लेकिन उसकी एक कन्वेंशन अलग है कि आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो बुलियन हो, if they are separated with the comma and are enclosed in a square bracket, that would be called as an array. ठीक, तो अरे के हर एलिमेंट को एक यूनिक पोजीशन असाइन कर दी जाती है, और वो पोजीशन हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, यानी पहले एलिमेंट को जीरो पोजीशन, फिर द सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन, थर्ड एलिमेंट को, तो यू ऑनवर्ड ये ग्रो करता जाता है। तो अगर अरे के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो आप उसको उसकी पोजीशन से एक्सेस करते हैं। अरे की पोजीशन को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली मार्क्स अरे का नाम, और अगर यहाँ पे 1 लिखा तो इसका मतलब है कि ये 0th पोजीशन पे अली पड़ा हुआ है और फर्स्ट पोजीशन पे हसन पड़ा हुआ है, एंड इन दिस केस वी विल बी गेटिंग हसन एज एन आउटपुट। दैट इज एन अरे कॉन्सेप्ट। ये सबको समझ आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैं इनिशियल लेक्चर्स खुद बता रहा हूँ कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हूँ, क्योंकि जस्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ यू एक्चुअली टुगेदर एट द सेम लेवल, एंड देन आई विल बी मोर कंफर्टेबल एक्चुअली डिस्कसिंग द एडवांस थिंग्स। आगे चलते हैं। अभी तक मुझे बताएं कि अगर हमने सिंगल डेटा आइटम स्टोर करना है तो वेरिएबल है, ग्रुप ऑफ डेटा आइटम स्टोर करनी है तो अरे है। तो कोई ऐसा सिनेरियो बचा है जिसको हमने डिस्कस ना किया हो? बाय द वे, अरे इज सपोज टू कंटेन द होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में ये फर्क है कि अरे में अगर स्ट्रिंग्स हैं तो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। बुलियन है तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? नंबर है तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है, जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है कि आप मिक्स डाटा दे दें अरे में, बट दैट इज नॉट व्हाट अरे इज डिजाइंड फॉर। यानी अरे का ये मकसद नहीं है, वो मकसद फौत हो जाता है। तो आप अरे में कभी भी हेट्रोजीनियस डाटा रखेंगे, अलाउ है लेकिन फिर भी रखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अरे होमोजीनियस डेटा कंटेन करती है, और यही अरे की क्या है, शॉर्ट कमिंग है, ठीक। रियल लाइफ में हम अगर कोई भी डेटा स्टोर करना चाहें तो वो कभी भी होमोजीनियस नहीं होता। मिसाल करते हैं, मैं एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करता हूं किसी वेरिएबल में, तो स्टूडेंट के डाटा में रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर न्यूमेरिक होता है, स्टूडेंट का नाम स्ट्रिंग होता है, स्टूडेंट का मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स, या मैरिड है या नहीं है, वो क्या है, बुलियन है। स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर फोन नंबर है तो मे बी दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। स्टूडेंट का एड्रेस है, दैट इज ऑल्सो दैट मे ऑल्सो बी अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर स्ट्रिंग नहीं है तो मतलब अगर उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसकी स्ट्रीट एड्रेस अलग लिखें, सिटी अलग लिखें, कंट्री अलग लिखें, तो या तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा या वो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये ग्लास है, इसको, इसकी इंफॉर्मेशन को या एक ग्लास के ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करूं, तो क्या ग्लास से रिलेटेड डेटा होमोजीनियस? गॉट इट। और बीच में फ्लोट डेटा भी है, यानी पॉइंट वाला भी है, क्योंकि हाइट पॉइंट में भी आ सकती है, ठीक। तो इसका मतलब है कि रियल टाइम में कोई भी चीज है जिसको आपने अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए होमोजीनियस डेटा नहीं हो सकता, बल्कि हेट्रोजीनियस हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक डेटा स्टोर करने के 2 तरीके पढ़े हैं, आज मैं तीसरा तरीका पढ़ाता हूं कि जब भी आपके पास ऐसा डेटा रिप्रेजेंट करना हो जो होमोजीनियस नहीं है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अरे मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा या ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करना हो, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेशन के साथ। जब भी आपके पास हेट्रोजीनियस काइंड ऑफ डेटा हो तो आप उसे किस में स्टोर करेंगे? करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट में आप जो डेटा स्टोर करेंगे वो हमेशा एक खास फॉर्मेट में, एक खास तरतीब में, एक खास तरकीब में स्टोर करना है। और वो कैसे करना है? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट का क्या होगा? फॉर एग्जांपल रोल नंबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल नंबर, कॉलन डालूंगा, और कोई भी रोल नंबर की वैल्यू जो उसकी होगी। सो जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इस फॉर्म में कोई चीज लिखता हूं, तो इसको हम बोलते हैं एक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? मिसाल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट हूं, या ये एक स्टूडेंट है, आपका गुड नेम बिलाल है,
तो बिलाल के बारे में मैं अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर करता हूं तो मैं क्या क्या बिलाल की इन्फॉर्मेशन स्टोर करूंगा? बिलाल का नेम, बिलाल का फादर नेम, बिलाल का कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, बिलाल का एड्रेस, बिलाल की एज, बिलाल का मैरिटल स्टेटस और बहुत सारा कुछ। ये जितनी बातें भी मैं इसके बारे में कर रहा हूं बिलाल को जानने के लिए, पहचानने के लिए, ये सारी की सारी इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं या प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। बिलाल का नाम इनकी प्रॉपर्टी है, एज इनकी प्रॉपर्टी है, इनका एड्रेस इनकी प्रॉपर्टी है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर इनकी प्रॉपर्टी है। तो यूं समझने की एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जब भी उसको आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसकी? तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ग्लास को अगर आपने डिस्क्राइब करना है कि ग्लास है, तो ग्लास को कैसे डिस्क्राइब करेंगे भाई? इसकी प्रॉपर्टी से, कि ग्लास की खास विड्थ होती है, ग्लास की खास हाइट होती है, ग्लास की खास रेडियस होता है, मतलब अगर वो सर्कुलर है, अगर नहीं तो रेक्टेंगल, उसकी कोई डायमेंशन होगी। गॉट इट? तो इसका मतलब है किसी भी रियल वर्ल्ड चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। और प्रॉपर्टीज को कैसे लिखते हैं? यूं लिखते हैं, प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, अगर दूसरी प्रॉपर्टी भी मुझे लिखनी हो तो मैं क्या करूंगा? इसका नेम है तो नेम है फॉर एग्जांपल बिलाल। तीसरी प्रॉपर्टी लिखनी है मुझे मिसाल के तौर पे, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज के मैं एज लिखूंगा, एज इज गोना बी 20। चौथी प्रॉपर्टी लिखनी है तो मुझे एड्रेस लिखना है या मार्क्स लिखने हैं मिसाल के तौर पे। पांचवी प्रॉपर्टी लिखनी है तो मैं लिखता हूँ जी के इज मैरिड, शादीशुदा है। अच्छा, हंस क्यों नहीं है? खुशी तो देखें जरा चेहरे पे। शादी का नाम सुन के वैसे ही खुशी आ जाती है बंदे को। एनीवेज, तो अब देखें, ये डेटा न्यूमेरिक टाइप का है, ये डेटा स्ट्रिंग टाइप का है, ये फिर न्यूमेरिक है, ये फिर न्यूमेरिक है, और ये बल्कि न्यूमेरिक फ्लोट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, नंबर मार्क्स पॉइंट में भी आ सकते हैं, और ये बुलियन है। तो ये होमोजीनियस डेटा है, हेट्रोजीनियस डेटा है? हेट्रोजीनियस का मतलब है सिमिलर टाइप का नहीं है, आधी स्ट्रिंग है, आधी बुलियन है, आधी कुछ और है, आधी कुछ और है। तो जब भी आपने हेट्रोजेनियस डेटा की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 5 प्रॉपर्टीज हैं, और हर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू पे मुश्तमिल है। और जब इन प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हैं तो हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं विद करली ब्रैकेट्स। किससे? और जब भी कोई चीज यानी करली ब्रैकेट्स में आप प्रॉपर्टीज देखें तो आप उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे उसे? एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विद द प्रोग्रामिंग। अब आप मैं कहूं ग्लास को रिप्रेजेंट करें तो कर सकते हैं ना? मैं मिसाल देता हूं जरा अभी थोड़ी देर में। तो अब देखें, जब ये ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट का कोई नाम भी होता है ना। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट का। तो मैं इसे क्या बोल दूं? और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ऑब्वियसली आप लेट लगाते हैं। तो मैंने बोला लेट एसटीडी, ये एरर इसलिए दे रहा है कि आपने हर प्रॉपर्टी को सेपरेट करना है विद द कॉमा। करेक्ट? एक प्रॉपर्टी और दूसरी, एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए क्या बीच में यूज करते हैं? कॉमा। तो whenever we write group of properties separated with comma, wrap them inside the curly bracket, store it into the variable, that would be called as an object. तो ये std क्या है? एक वेरिएबल है जो अपने अंदर क्या स्टोर किए हुए है? एक ऑब्जेक्ट। मतलब अब प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन को अब हम प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो std एक वेरिएबल है जो अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट। तो अब आपको पता है कि वेरिएबल सिंगल वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, वेरिएबल ग्रुप ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, तो उस केस में वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा और उसे अरे कहेंगे। वेरिएबल कैन स्टोर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक करली ब्रैकेट में रैप करके स्टोर करेगा तो उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आपके अब तक 3 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। वेरिएबल सिंपल क्या होता है, अरे क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब और आपको मैं अगर कहूं ना कि पूरी जावास्क्रिप्ट और पूरे मन स्टैक का जो सबसे बड़ा बैकबोन है, यानी अगर मैं कहूंगा ये 3 या 4 पिलर पे खड़ी है पूरी, उनमें से एक पिलर ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम जब भी देखें रियल टाइम में हम जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो किसी ना किसी तरह से हम डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आप किसी बैंक में जाएं, अकाउंट खुलवाने जाएं, आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म पे वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का फादर नेम क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर का अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, बाकी 600 तरह के अकाउंट है, कौन सा अकाउंट टाइप है, कस्टमर का ईमेल क्या है। तो बैंक वाले क्या इकट्ठा कर रहे हैं? आपसे आपका
डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा किस फॉर्म में इकट्ठा कर रहे हैं आपने कभी फील किया है? प्रॉपर्टीज की फॉर्म में नहीं इकट्ठा कर रहे, उन्होंने फॉर्म में लिखा होता है नेम, आगे खाली जगह छोड़ी होती है, तो नेम तो आगे आपने वैल्यू देनी होती है, उन्होंने एड्रेस और आगे जगह खाली छोड़ी होती है। जब आप पूरा फॉर्म फिल करते हैं तो आपने उनको इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में दी है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इसका मतलब है पूरा कस्टमर बैंक वालों के लिए क्या हैसियत रखता है उनके सॉफ्टवेयर में? एक ऑब्जेक्ट की हैसियत रखता है। तो अब हम अंदाजा करें कि अगर 1000 कस्टमर्स हैं तो इसका मतलब है 1000 ऑब्जेक्ट्स होंगे। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट, एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम मैं मिसाल के तौर पे आपके साथ बैठे हुए, आपका क्या नाम है? साद। इसका मतलब है कि साद की अपनी एज होगी ऑब्वियसली, लेट्स सपोज 21 है या 22 है, जो भी है, साद के अपने मार्क्स होंगे, साद का अपना मैरिटल स्टूडेंट होगा, इसका मतलब है तीसरा स्टूडेंट भी होगा। आपका क्या नाम है? सॉरी, शाहिद, सॉरी, शारिक, सॉरी, SHARIK, शारिक। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने बैंक की एग्जांपल दी ना, बैंक में हजारों कस्टमर्स हो सकते हैं, तो इसी तरह क्लास में डजन ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन हो सकते हैं ना स्टूडेंट। तो हर स्टूडेंट के लिए अपना ऑब्जेक्ट सेपरेट होगा। हर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना। अभी मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करते हैं? अरे में। तो मुझे बताएं कि ये जो शक्ल इस ऑब्जेक्ट की है, एग्जैक्टली वही शक्ल है ना इस ऑब्जेक्ट की? एग्जैक्टली वही शक्ल है ना इस ऑब्जेक्ट की? तो ये तीनों ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के हैं ना, तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को ओवरऑल रैप कर सकते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ये क्या बन गई है? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बन गई है? तो पहले आप देख लें कि आपने कहा था जी नंबर सिंगल स्टोर कर सकते हैं, फिर आपने कहा नंबर को ग्रुप में स्टोर कर दें तो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दें, तो क्या बन गई? अरे ऑफ नंबर्स, अरे ऑफ न्यूमेरिक अरे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर आपने कहा अच्छा, तो स्ट्रिंग्स भी तो कलेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने 6-7 स्ट्रिंग कॉमा सेपरेशन के साथ इकट्ठी कर ली, कलेक्शन कर ली, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दी, क्या बन गया? अरे, लेकिन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, अरे ऑफ नंबर्स, अरे ऑफ। अब आप कहें अच्छा बहुत सारी बुलियन वैल्यूज है हमारे पास, ट्रू फॉल वैल्यूज है, उन सारों को रैप कर लें, इकट्ठा कर लें और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दें, तो क्या बन जाएगा? फिर अरे, लेकिन अरे ऑफ बुलियन। ट्रू फॉल्स को बुलियन बोलते हैं, अरे ऑफ बुलियन। अब आप कहें ठीक है जी, मेरे पास, मुझे अब होमोजीनियस डेटा स्टोर नहीं करना, लेकिन हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करना है। यानी हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप हो, टाइप कैसे देखें? इस सब्जेक्ट में भी रोल नंबर है, इसमें भी रोल नंबर है, इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम है, इसमें भी एज है, इसमें भी एज है, इसमें मार्क्स, इसमें सारों में एक ही जैसी वैल्यू है, आगे उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, दैट इज सेपरेट केस। तो इसका मतलब है कि मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सिमिलर टाइप के हैं। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट? यूजिंग सिंपली एन अरे। तो अगर मैं अब इसको एक नाम दे दूं यूनिक, तो अब इसे मैं क्या कहूंगा? ये क्या है आप बताएंगे? लेट STUDENTS, स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट नहीं है, बिकॉज अरे को हमेशा किस नाम से जाहिर करते हैं? प्लूरल से, बिकॉज उसमें मल्टीपल वैल्यूज पड़ी होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या है? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे ऑफ या अरे ऑफ स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट को जाहिर कर रहा है। तो डेटा को यही तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, इसके आगे कोई तरीका नहीं है। या तो हम डेटा को सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे, या हम डेटा को अरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या हम डेटा को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या हम इन सारों को मिक्स करके अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करेंगे डेटा। ये बात क्लियर हो गई है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे क्या होती है? दैट्स गुड फॉर नाउ। अब मैं यहां पे जाता हूं। अच्छा ये देख लें, ये एरर दे रहा है मुझे थोड़ा बहुत, यहां पे एरर है। तो आपको पता है कि अरे में हर हर आइटम कॉमा से सेपरेट होता है। तो ये पहला आइटम यहाँ कंप्लीट हो गया है तो इसको यहाँ पे कॉमा दे दें, दूसरा आइटम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ कॉमा दे दें, और तीसरा आइटम, तो एरर सारे खत्म। ठीक, ओके जी, दैट्स फाइन। अब मैं यहाँ पे, ये बेसिकली था, मैं हर फाइल को ना डिफरेंट नेम दे देता हूँ ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड भी कायम रहे। मैं इसे कहता हूँ जी कि हमने क्या डिस्कस किया इसमें? ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स डॉट JS। एक नई फाइल बनाता हूँ और उसमें अगला काम डिस्कस करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज if else डॉट JS।
अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको एफ का अंदाजा होगा, लेकिन मैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ या रिवाइज कर रहा हूँ या रिकैप कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल एफ नहीं पढ़ी, और अगेन इसको फास्ट ट्रैक पे करूंगा बिकॉज इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली। बेसिकली ये भूलिएगा मत कि मैंने आपसे एक्सक्यूज लिया हुआ कि 2-3 दिन हम आपके फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स पूरे करके हम ग्राउंड लेवल कर रहे हैं। तो जब ग्राउंड लेवल हो तो फिर उसको खेलने का मजा आता है, लेकिन ग्राउंड एक तरह से ऊंचा हो एक तरह से नीचा हो तो क्रिकेट खेलेंगे तो बंदा मारेगा चौका तो लगेगा छक्का, मारेगा छक्का तो लगेगा चौका। लिहाजा हम क्या करते हैं कि ग्राउंड को लेवल कर लेते हैं पहले। तो इफ एल्स का मतलब ये है कि जब नॉर्मली हम किसी भी प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। पहले जो स्टेटमेंट आती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, जो उसके बाद आती है उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। बाज औकात हमें ये चाहिए होता है कि हम किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कंडीशनली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, यानी किसी खास कंडीशन के साथ मशरूत कर रहे होते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन सिस्टम है, आप अक्सर एटीएम में सारे ही गए होंगे मोस्टली, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने एटीएम ना यूज किया हो। तो एटीएम में जाके आप कार्ड डालते हैं तो कार्ड में वो आपसे एक पिन मांगता है, आप पिन इंसर्ट करते हैं। अगर पिन वो बैकएंड पे एक कंडीशन चेक कर रही होती है, अगर यूजर ने पिन करेक्ट एंटर किया है तो वो मेन्यू में जाएगा, और अगर इनकरेक्ट एंटर किया तो वो एरर देगा स्ट्रेट अवे, ठक करके कहेगा भाईजान आप करेक्ट यूजर नहीं है, इट सीम्स यू यू फॉरगॉट योर पिन और यू डोंट हैव अ वैलिड पिन और समथिंग लाइक। तो इसका मतलब है कि ये बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, एक कंडीशन चल रही है इफ और एल्स की, कि अगर यूजर ने जो पिन दिया है वो करेक्ट है तो फिर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, और अगर वो करेक्ट नहीं है तो फिर कोई दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। उसके पीछे पूरा प्रोग्राम चल रहा होता है। बट इट लॉगिन सिस्टम की एग्जांपल ले लें, आप फेसबुक, टिकटॉक, जीमेल, ईमेल, किसी भी डिफरेंट ईमेल सर्विस पे लॉगिन हो, यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन देते हैं, तो बिहाइंड द सीन उसके भी इफ एल्स वाली लॉजिक लगी होती है। दुनिया का कोई शायद ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसमें इफ एल्स की लॉजिक ना लगी हो, ठीक है। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन करेक्ट है तो वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आपको डैशबोर्ड या होम पेज पे रेंडर लैंड करवा देगा, और अगर इनकरेक्ट है तो आपको एरर दे देगा उसमें। इफ एल्स बेसिकली क्या होता है, मिसाल के तौर पे इफ एल्स से पहले एक चीज याद रख लें या देख लें जो इफ एल्स में यूज होनी है। मैथमेटिक्स में हम कभी भी कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक दिस वन, तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, गॉट इट, या मैथमेटिकल सिंपल एक्सप्रेशन कह लें। सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिनमें आप प्लस का सिंबल यूज करते हैं, माइनस सिंबल यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, और मोस्टली मॉड्यूलस है। तो इन इन सारे ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इनको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में ही आपने कुछ ऐसे ऑपरेशंस पढ़े हैं जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू है। ये सारे के सारे सिंबल, यानी लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये सिर्फ इक्वल टू है, और ये नॉट इक्वल टू है। ये सारे के सारे सिंबल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कंपैरिजन के लिए। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन करना होगा, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मुझे बताएं कि अगर मैं ये लिखूं 25 इज ग्रेटर देन 47, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। वेरी गुड। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर इन में से कोई एक सिंबल आ जाए, वो कंपेयर होंगी, और कंपैरिजन के बाद वो रिजल्ट हमें या ट्रू में देंगे या फॉल्स में देंगे, यानी इनका रिजल्ट हमेशा बुलियन में होगा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, चाहे आप लेस देन का सिंबल इस्तेमाल करें, ग्रेटर देन का। समझ आई। तो प्रोग्रामिंग में अक्सर औकात इस तरह की स्टेटमेंट को जो कि हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट दें सिर्फ, उनको हम कंडीशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं इफ एल्स पढ़ाने लगा हूं उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कंडीशन क्या होती है। इफ एल्स लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में इफ का कीवर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे आप कोई कंडीशन देते हैं। कंडीशन के बाद इफ का ब्लॉक या इफ की बॉडी, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू रिजल्ट देगी तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है या 600 स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर इस कंडीशन ने रिजल्ट हमें फॉल्स दिया तो फिर ये वाला ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा, और अगर सिर्फ एल्स लिखा हुआ तो आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं है, यानी ये ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा। अगर आपने कोई दूसरा केस भी एग्जीक्यूट करवाना है तो आप क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। तो अब क्या होगा, अगर यहां पे दी गई कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला इग्नोर हो जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक पहला वाला इग्नोर हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अगर आपके पास दो से ज्यादा कंडीशंस हैं तो फिर आप उनको क्या कर सकते हैं, एल्स, इफ, और यहां पे दूसरी कंडीशन दे सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो यहां पे तीसरी कंडीशन दे सकते हैं। और जितनी कंडीशंस जब तक आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, आप तब तक ये इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लिखते रहेंगे,
और जब आखिरी केस बचेगा उसके लिए आप सिर्फ एल्स लिख देंगे। ठीक, ये भी समझ आ गया सबको? अब इसकी जरा एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में स्टूडेंट की एज पड़ी हुई है विच इज 90, और मैं कहता हूँ कि चेक करके बताओ कि अगर एज 18 या 18 से ऊपर है तो स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, या यूं कह लें कि मेरे पास एक यूजर का डेटा है। अब तो आपको पता है ना ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? तो इस यूजर में क्या पड़ा हुआ है? दो चीजें, यूजर नेम इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ जी यूजर नेम पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल SDR यासिर, मेरा अपना यूजर नेम, और पासवर्ड पड़ा हुआ है, पासवर्ड इज गोना बी 123654। अब मैं ये कहता हूं कि आपको पता है ना डेटा हम इस तरह स्टोर कर सकते हैं, ये यूजर का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये एवेल्युएट करे कि यूजर नेम और पासवर्ड अगर इस यूजर नेम और पासवर्ड के बराबर है जो मेरे डेटाबेस में स्टोर है, अभी डेटाबेस तो नहीं है, डेटाबेस की जगह मैं एक ऑब्जेक्ट को सिमुलेट कर रहा हूं, तो फिर यूजर को मैसेज दे यू आर लॉग्ड इन, अदरवाइज मैसेज दे यू आर नॉट लॉग्ड इन, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो मैं क्या कहूंगा? सिंपली इफ यूजर, यूजर का मतलब मैं यहां पे कहता हूं जी कि यूजर इनपुट जो यूजर देगा रन टाइम पे वो ये देगा। अभी चूंकि जावास्क्रिप्ट में मैंने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बताया कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, तो मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यूजर ने मुझे दिया यूजर नेम, ये दिया, और अच्छा दो कंडीशंस को मिलाने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है जरा पहले वो भी देख लें। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। इन तीनों को जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए एंड के लिए 2 दफा एम्परसेंड साइन इस्तेमाल करते हैं, आर के लिए 2 दफा पाइप साइन इस्तेमाल करते हैं, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज करते हैं। ठीक, मतलब क्या है इसका कि अगर मेरे पास दो कंडीशंस हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी 25 इज ग्रेटर देन 12, और दूसरी कंडीशन है 45 इज लेस देन 36। ये दो कंडीशंस हैं, ये दोनों अपना अपना ट्रू या फॉल्स अलग अलग देंगी। मैं इन दोनों को कंबाइन मिला के चेक करना चाहता हूँ रियल टाइम में, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट होगा तो लॉगिन होंगे, दोनों में से एक भी इनकरेक्ट होगा तो लॉगिन। तो जाहिर है दो कंडीशंस को चेक करना है ना, यूजर नेम और पासवर्ड को, तो इन दोनों को मिलाने के लिए मैं क्या करूंगा? या एंड या आर या नॉट, डिपेंड करता है कि मेरा केस सिनेरियो क्या है, ठीक है? तो दोनों को मिलाने के लिए या क्या करूंगा? एंड। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट्स का ओवरऑल रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा, वो डिपेंड करता है इस दरमियान वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। आ जाए, तो अब देखें 25 इज ग्रेटर देन 12, इसका रिजल्ट क्या है? ट्रू है। 45 इज लेस देन 36, इसका रिजल्ट क्या है? फॉल्स है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। एंड ये कहता है कि दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे तब फाइनली रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसका मतलब है कि अभी इस ओवरऑल स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। लेकिन अगर मैं ये कर देता हूं, इसके बीच में आर लगा देता हूं, तो इसका मतलब है या पहले वाला ट्रू हो या दूसरा, यानी दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? अब जरा यहां पे आ जाए, तो मैंने कहा जी यूजर नेम SDR यासिर है, और आप इसको कंपेयर करके देखो किसके साथ? यूजर डॉट यूजर नेम। अच्छा ये बात मैंने शायद नहीं बताई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे अरे का एक एलिमेंट एक्सेस करना हो तो आप इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी डेटा आइटम एक्सेस करना हो तो डॉट से एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम लिखा मैंने यूजर, और अंदर उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखा यूजर नेम, तो बीच में क्या दिया? डॉट दिया। क्लियर? या मैं इसे अलग से समझाऊं? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर से करना है, दैट्स इट। और साथ में अब मैंने ये कहा जी कि अगर ये यूजर, सपोज आपने यूजर से इनपुट बॉक्स के थ्रू लिया है, अगर आपकी वेब ऐप है, ये अगर बराबर है यूजर के ऑब्जेक्ट में स्टोर हुए इस यूजर नेम से, और साथ में ये चेक करो कि पासवर्ड 1234 ये बराबर है किसके? यूजर डॉट व्हाट पासवर्ड के। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो तब यूजर को क्या मैसेज दो? लॉग इन सक्सेसफुली। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है, यानी यूजर नेम और पासवर्ड में से कुछ एक भी फॉल्स है, तो फिर क्या करो? यूजर को मैसेज दो व्हाट, यस पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यूजर नेम और पासवर्ड इज
इनवैलिड या इनकरेक्ट कुछ भी है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आपको पता है कि रियल टाइम में ये यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर हुआ होता है। अभी चूंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं, तो हमने जस्ट इफ एल्स को पढ़ना है ना हमने। तो मैंने दो कंडीशंस को मिला लिया। मैंने कहा जी एस डी आर यासर इक्वल्स टू यूजर डॉट यूजर नेम। तो यूजर डॉट यूजर नेम में कौन सी वैल्यू चेक करेगा? ये एस डी आर यासर बराबर है, बराबर है। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन यूजर डॉट पासवर्ड में क्या सेव है? 1 2 3 4 5 6, और मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? 1 2 5 4। दूसरी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो मुझे क्या देगा ये? तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? एंड का केस है तो ओवरऑल रिजल्ट के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है, तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, तो मेरे पास एल्स का केस आ जाएगा। सो लेट्स डू इट अगेन। क्या हो गया भाई? व्हाट इज इट? नोड इफ एल्स, नोड इफ एल्स डॉट जेएस। सो यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड। गॉट इट? तो इफ एल्स का आपको समझ आ गया। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो फिर आप उसको कर सकते हैं। इफ एल्स तब तक लगाते रहे जब तक आपकी वो कंडीशंस ट्रूली सेटिस्फाई नहीं होती। आगे चल के जब हम कोई प्रैक्टिकल टास्क करेंगे तो उसमें हम वो भी काम कर लेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक इफ एल्स इज क्लियर। इफ एल्स के अंदर कंडीशन क्या होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और साथ ही में हमने वैसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो तो आपको पहले से पता है क्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और साथ में हाँ इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं। अब अरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स की बेस पे। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करते हैं? प्रॉपर्टी नेम की बेस पे। ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। यहां तक भी क्लियर हो चुका है? सो दैट्स गुड। इसको भी हम कर देते हैं क्लोज। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज हमारे पास आ गया है फंक्शन। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आखिरी टॉपिक है, जिसके बाद हम वापस जहां से छोड़ के आए थे वहां जा सकते हैं। रिएक्ट की, हाँ लूप, सॉरी, दैट्स अ गुड थिंग। तो हम पहले लूप देख लेते हैं। लूप डॉट जेएस। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट से ही चार होते हैं, या चार या पांच होते हैं। आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल से मेरी मुराद सारे वेरिएबल्स, चाहे बीच में अरे आ गए हैं, बीच में ऑब्जेक्ट आ गए हैं, वो भी अल्टीमेटली तो है ही वेरिएबल ना। वो डिफरेंट इसलिए है कि उनके आने वाला डाटा डिफरेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स में? वेरिएबल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंडीशन, इफ एल्स। तीसरा कंस्ट्रक्ट क्या होता है? लूप। और चौथा कंस्ट्रक्ट क्या होता है? फंक्शन। ये चार कंस्ट्रक्ट जिसको आते हैं वो किसी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में मार नहीं खाएगा, और जिसको किसी एक लैंग्वेज में भी आते हैं, दूसरी लैंग्वेज में सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, लॉजिक सबकी सेम होती है। ठीक है, इसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम वापस रिएक्ट को जहां से छोड़ के आए थे वहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, सो आई बिलीव यू विल बेयर विद मी इन फैक्ट फॉर एटलीस्ट वन मोर लेक्चर। हो सकता है हम आज ही से कंप्लीट कर लें जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, लेकिन अगेन प्लीज मुझे रोकिएगा अगर आपको लगता है कि ये काम ज्यादा खतरनाक हो रहा है ये काबू से बाहर हो रहा है, तो डू स्टॉप मी। ठीक है, हमारी क्लास ना थोड़ी सी फ्रैंक होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, टू वे लर्निंग होनी चाहिए। तो मुझे फ्रीली बताया करें कि सर ये ज्यादा हो गया है, ये कम हो गया है, ये ठीक है, स्पीड ज्यादा है, कम है। सो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई एम ड्रिवन बाय माय स्टूडेंट्स। तो जैसे मुझे स्टूडेंट ड्राइव करेंगे वैसे मैं चलूंगा चलूंगा गाड़ी को। अगर वो ज्यादा एक्सेलेटर देंगे तो मैं भी कहूंगा ठीक रखो तो अगर वो कहेंगे नहीं यार स्लो थोड़ा सा, आई विल डू दैट अकॉर्डिंगली। लूप क्या होता है बेसिकली? आप लूप को समझ लें, जस्ट फॉर दोस्त जो एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिनको पहले लूप का पता नहीं है। लूप का मतलब है चक्कर, साइकिल, एक राउंड। आपने एक जगह से सफर स्टार्ट किया एक बंदे ने, और वो घूम के पूरा चक्कर काट के वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहां से स्टॉप हुआ। तो ये उसने एक साइकिल कंप्लीट किया, एक चक्कर कंप्लीट किया। इसको बेसिकली क्या कहते हैं? लूप। लूप की एक आइट्रेशन, लूप की एक चक्कर को एक आइट्रेशन बोल दे। अगर ये बंदा दोबारा यहां से शुरू करे और घूम फिर के दोबारा यहाँ पे आ जाए, तो इसने लूप की दूसरी आइट्रेशन मुकम्मल की। तो इसी तरह जितने चक्कर उसने काटने हैं, इसका मतलब है लूप की उतनी आइट्रेशन होनी है। प्रोग्रामिंग में इसका क्या कॉन्सेप्ट है या क्या ताल्लुक है? सम टाइम ऐसा होता है कि हम प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना हमें मकसूद होता है। ठीक, यस, एग्जैक्टली वर्ड। या कोई भी, या वीडियो है या कोई भी कंप्यूटर गेम है, आप एक दफा गेम ऑन करते हो, पूरी गेम प्ले करके एंड पे वो आपसे पूछता है डू यू वांट टू प्ले अगेन, तो आप यस करते हैं तो दोबारा वो लूप स्टार्ट हो जाता है। पूरी वीडियो गेम खेल के दोबारा एंड में पूछता है डू यू वांट टू प्ले अगेन, अगर आप यस करते हैं तो वो दोबारा शुरू में चला जाता है। फिर वो पूरी वीडियो गेम खेल, वीडियो या कोई भी गेम है, कंप्यूटर की, मोबाइल की, कुछ भी है, सारों में लूप लगा होता है। अगर आप यस करते हैं तो वो लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका खेलने का मूड, अच्छा वीडियो गेम को छोड़े यार, यूट्यूब पे वीडियो लगा दें, उसमें नीचे कंट्रोल में एक ऑप्शन होता है लूप। तो लूप का मतलब क्या है? जब वीडियो खत्म हो तो दोबारा शुरू कर दो, फिर खत्म हो दोबारा शुरू कर दो। जब तक वो ऑप्शन इनेबल रहता है वीडियो किस में चलती रहती है?
लूप में चलती रहती है। स्पेसिफिकली अगर आपने कहीं काम शाम पे हैं या घर में ही है, अकेले में है और मूड हो रहा है और गाने लगाए हुए और आपने कहा यार ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, ठीक है, तो आप कहते हैं यार ये गाना बार बार चलता रहे, मैं काम करने का मूड बना रहेगा, तो आपने ये गाना लगाया और साथ में क्या ऑन कर दिया, इसका लूप ऑन कर दिया, तो ये खत्म होगा तो फिर तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप सारा दिन जो है चांद तारे ही तोड़ते रहे ख्यालों में। लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? प्रोग्रामिंग में या इवन वो जो वीडियो का लूप है या वीडियो गेम का लूप है, एक्चुअली पीछे वो क्या चल रहा है, जो मीडिया प्लेयर आपका सॉन्ग चला रहा है वो भी तो प्रोग्रामिंग की बेस पे चल रहा है, तो उन्होंने पीछे उसके क्या इंप्लीमेंट किया होता है, बेसिकली लूप ही इंप्लीमेंट किया होता है। तो नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट व्हाट इज लूप, ठीक है। गुड एग्जांपल बाय द वे। तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन यू नीड अ लूप। तो प्रोग्रामिंग में, खास तौर पे जावास्क्रिप्ट में, हर प्रोग्रामिंग में लूप लिखने का सिंटैक्स अपना होता है, लॉजिक ये लूप हर प्रोग्रामिंग में होती है। प्रोग्रामिंग में जब भी कहीं फॉर का वर्ड आ जाए ना, तो आप कहेंगे यहाँ से लूप का स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ फॉर लूप भी होती है, वाइल लूप भी होती है, डू वाइल लूप भी होती है, फॉर एंड लूप भी होती है, फॉर ईच लूप भी होती है, मैप भी लूप होती है, फिल्टर भी लूप होती है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कोई तकरीबन दर्जनों किस्म की लूप्स होती हैं सारी हम नहीं पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना, लेकिन कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो लूपिंग का काम करते हैं, जैसे मैप है, फिल्टर है, फाइंड है। लेकिन एक्चुअली लूप का मतलब जब भी आए तो उसका मतलब रेपिटेशन है, एक ही चीज को बार बार, एक ही टास्क को बार बार, एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। तो पहली लूप फॉर से डिस्कस होती है। तो जब भी फॉर का कीवर्ड है, इसका मतलब है यहां से लूप स्टार्ट होनी है। तो लूप का सिंटैक्स ये है कि आप हमेशा फॉर लिखते हो और फॉर के बाद पैरेंथेसिस लिखते हो और उसके बाद फॉर लूप की बॉडी लिखते हो। जैसे इफ एल्स की बॉडी होती है वैसे फॉर लूप की बॉडी भी होती है, ठीक है। अब ये गेम है, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर तीन चीजें होती हैं। मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट लेमैन को ये मिसाल अक्सर देता हूँ, समझने के लिए आसान होती है, कि आप में से किसी बंदे ने मस्ती की है और बड़ी शदीद किस्म की मस्ती की है इंस्टीट्यूट में, और मैंने उसे सजा दी है। वैसे तो मतलब देते नहीं है वैसे सजा, लेकिन सजा ये दी है जी कि आपने इस इंस्टीट्यूट के 10 चक्कर काटने, अज्यूम कर लें, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा, इंस्टीट्यूट के गेट से शुरू होगा, इस साइड से जाके ब्रेड एंड बटर वाली बेकरी से जाके, उधर से जाके वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होकर आके सीढ़ियों तक एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। तो ये 10 चक्करों में से उसने कितनी आइटरेशन मुकम्मल की? एक आइटरेशन मुकम्मल की। अब आप में से दो नंबरी भी हो सकती है, कोई बंदा कर सकता है इसमें कि 10 के बजाय 5 चक्कर काट के कह जी मैंने 10 पूरे कर लिए, तो मैं वहां पे एक बंदा खड़ा कर दूंगा और उस बंदे को कहूंगा कि तुमने इसके चक्करों को क्या करना है, काउंट करना है। क्या करना है? तो उस बंदे को मैं क्या कहूंगा, काउंटर कहूंगा कि ये काउंट कर रहा है। तो अब वो जब जो सजा याफ्ता आदमी होगा वो जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो काउंट करने वाला काउंटर एक लिख देगा, जब दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो काउंटर वाला एक को मिटा के दो कर देगा, यानी काउंटर इंक्रीज करता जाएगा दब दब। और हर चक्कर के बाद वो जो सजा वाले ने आगे चक्कर करेगा, यार भाई 10 हो गए, नहीं हाले नहीं हुए, हाले नो एंड, फिर वो एक चक्कर लगाएगा, फिर आगे देखेगा 10 हो गए ना, हाँ अगली दफा जब 10 पूरे हो जाएंगे, तो ही 10 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो उसकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगी और उसकी सजा खत्म हो जाएगी और वापस आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जो बता रहा हूं ना, काउंटर जिसने काउंट करना है, तो जब लूप में चलना है तो लूप में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो क्या करे, लूप के इटरेशंस को काउंट करे। तो यहां पे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं लेट आई इक्वल्स टू 0। पहली चीज तो ये है कि जो काउंट करने वाला होगा उसने काउंटिंग स्टार्ट कहां से करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूं कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट करो, 0 से। ये वैसे कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। और फिर कितनी दफा काउंटिंग करो, तो मैं कहता हूं कि जब आई की इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी 0, यानी 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो और तब तक काउंटिंग करते रहो जब तक उसके चक्कर कितने नहीं हो जाते, लेस देन आर इक्वल टू 10 नहीं हो जाते, ठीक। और देन हर चक्कर के बाद आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करो, काउंटर का यही काम है कि वो इंक्रीमेंट करेगा। तो मैं कहूंगा जी आई प्लस प्लस, ठीक होगी बात। तो मैंने अब ये कहा है कि आपने बेसिकली लेट की यहां जरूरत नहीं है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, लेट आई का मतलब आई 0 है, आई इज लेस देन 1 है। एरर क्यों दे रहा है यार, शरीफ आदमी है, देना नहीं चाहिए इसको एरर। हेलो, इस नाम का कोई और वेरिएबल तो नहीं पड़ा हुआ? किधर है रीडिक्लेयर ब्लॉक? अच्छा ये अजीब शरीफ आदमी। अच्छा चलें इसको चला के देखते हैं, फिर वो पता लग जाएगा क्या एरर है, यहाँ पे दे देगा वो। तो अब ये क्या करेगा, जब भी ये लूप स्टार्ट होगी, यानी फॉर का कीवर्ड आएगा, उसके अंदर सबसे पहले ये क्या करेगा, एक वेरिएबल लेगा आई। और ये जरूरी नहीं आई, ये कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, सिर्फ ये क्या रोल प्ले करेगा, बतौर काउंटर रोल प्ले करेगा।
तो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, फिर जाके ये चेक करेगा क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, जाहिर है 0 लेस और 10 से लेस और इक्वल होता है, यानी लेस होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एक ब्लॉक के अंदर आएगा, पहली दफा इंक्रीमेंट नहीं करेगा, या अगर इंक्रीमेंट करेगा भी तो आपको पता नहीं पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स इंक्रीमेंट का पता या नहीं पता, तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन ये इंक्रीमेंट अप्लाई अगली इटरेशन में होगा, ठीक है। इफ यू डोंट नो पोस्ट फिक्स प्री फिक्स तो दैट्स फाइन। तो यूं समझें कि पहले ये आएगा, आई की वैल्यू 0 करेगा, कंडीशन चेक करेगा ट्रू है, और फिर इसके अंदर आगे ये हेलो प्रिंट कर देगा। अगली दफा जब आएगा तो आई चूंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट था, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो चुकी होगी, फिर ये चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फिर हेलो करेगा। ये तब तक कंडीशन चेकिंग और रिपीटेशन करता रहेगा जब तक ये कंडीशन वायलेट नहीं होती। जब 10वीं दफा या 11वीं दफा अगर ये हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ तो हम 10 करना चाहते हैं तो सिर्फ लेस देन करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करें तो फिर लेस देन इक्वल टू करेंगे। तो जब भी ये कंडीशन वायलेट होगी, ये कंडीशन कब वायलेट होगी, जब यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो लूप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ इफ आई रन दिस लूप, और इसको मुझे लूप्स के लिए क्या करना है, लाइक फॉर एग्जांपल नोड और लूप डॉट जेएस, ठीक है। सो व्हाट इट इज डूइंग इज कि ये मुझे बता रहा है कि आपने आई प्लस प्लस में, ये क्या बकवास है, आई प्लस इक्वल्स टू 1, और इसे कह दें आई इक्वल्स टू दिस, सॉरी, ये दैट्स गुड। ओह, वेरी बैड। दिमाग पागल हो गया, यहाँ सेमी कॉलन है, इसका सिंटेक्स का पार्ट है, कॉमा नहीं, ठीक है, दैट्स गॉन। तो इसका फ्लो वही है जो मैंने आपको बताया कि लूप की आइटरेशन बेसिकली 0 से स्टार्ट करेगा, जितनी कंडीशन आप यहां तक देंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, लूप चलती रहेगी, और दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ द लूप इज, कि मैं दोबारा से सीएलएस करता हूं और दोबारा से इसे रन करता हूं, एंड दैट्स व्हाट, हेलो 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 हेलो। अब ये काउंट भी करना चाहते हैं साथ कितने बार प्रिंट किया, तो यहाँ पे आई लिख दें साथ, ताकि वो आपको आई की वैल्यू भी साथ प्रिंट करके बताता रहे कि आपने ये लूप कितनी दफा एक्चुअली चली है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो, ये 0 हेलो, 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो, और आखिरी क्या था, 9 था। 10 पे जाके लूप ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज यहाँ जब 10 आएगा, 10 इज लेस देन 10, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप एक या एक से ज्यादा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को जब आपने रिपीटेटिवली यूज करना हो तो आप उसके लिए क्या करते हैं, लूप इस्तेमाल। इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास अरे है, ठीक है, और मैं कहता हूँ जी कि लेट नेम्स इक्वल्स टू, नेम्स की अरे है, तो मैं इसे कहता हूँ जी कि ये अली है, और ये है हमारे पास, मोस्टली यूज होती है अरे, लूप मोस्टली यूज होती है किसके लिए, अरे को ट्रेवर्स करने के लिए, अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, अरे के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, या कोई भी काम करने के लिए, मोस्टली, बट नॉट नेसेसरी, जाहिर है और काम भी हैं इसके। तो यहाँ मैं कहूँगा जी, ये है जी शारिक, यहाँ पे है जी फॉर एग्जांपल कोई भी एबीसी अहमद वगैरह वगैरह। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये लूप जो है ये बेसिकली क्या करे, इस अरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करे। अगर मैं इसे इसी तरह रखता हूँ 0 से लेकर 10 तक, जानते हुए कि मेरे पास अरे के इंडेक्स कितने हैं, 0, 1, 2 और 3, तो अरे का आखिरी इंडेक्स क्या है, 3। तो अगर मैं यहाँ अरे को, वैसे लूप को कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, 0 से लेके 3 तक चलना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जितनी मेरे अरे की लेंथ है उतनी ही चलना चाहिए ना, ताकि वो सारे प्रिंट करे। तो मैं अगर इसी तरह रखता हूँ इसके 10 के साथ, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल लॉग। अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या है, अरे का नाम फॉलोड बाय इंडेक्स, जो हमने आराम से बताया था। तो अगर मैं पहले इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, नेम्स, और नेम्स के साथ मुझे यहाँ पे पहली दफा 0 करना है, दूसरी दफा 1 करना है, तीसरी दफा 2 करना है, चौथी दफा 3 करना है। तो ये मैं मैनुअली तो नहीं करूंगा, जाहिर है वो लूप किसके अंदर है, सॉरी अरे किसके अंदर है, लूप के अंदर है। तो मैं इसकी जगह ये कर दूं, आई, सॉरी, इसकी जगह आई कर दूं, तो लूप पहली दफा जब चलेगा तो पहली दफा आई की वैल्यू क्या होगी, 0, तो नेम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, नेम्स ऑफ 0, तो नेम्स ऑफ 0 का मतलब क्या है, अली। दूसरी जगह जाएगा तो इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू सेकंड टाइम क्या हो जाएगी, 1, नेम्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, बिलाल। तीसरी दफा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, नेम्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, शारिक। ये समझ है, क्लियर है ना, ओके। एक तो आप इतने शरीफाना तरीके से कहते हैं क्लियर है कि मुझे शक पड़ जाता है। पहली बात तो है कि शरीफ आदमी ना कंप्यूटर की कोई स्किल नहीं सीख सकता,
आपको थोड़ा सा बदमाश किस्म का आदमी होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, बदमाश का मतलब ये कीड़े निकालने वाला आदमी, तो आप बहुत अच्छा सीखेंगे। मतलब आप हर चीज को क्रिटिकली देखें, प्रोग्रामर का मतलब ही क्रिटिक होता है। हर चीज को किस नजर से देखें, क्रिटिकली देखें कि यार मैं समझ रहा हूँ ये यूं होना चाहिए, पर ये यूं हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह बताएं इसकी। तो दैट द वे एक्चुअली यू विल गेट, कामयाबी का ये कुलिया है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, खैर, तो आई डोंट नो, आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा, बहरहाल। तो अब क्या करेगा बेसिकली, ये सारे के सारे अरे के एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। और जो चीज दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने अरे की ये वाली चीज एडजस्ट नहीं की, कि पहली दफा नेम्स ऑफ जीरो में क्या प्रिंट करेगा, अली। दूसरी दफा नेम्स ऑफ वन में क्या प्रिंट करेगा, बिलाल। तीसरी दफा नेम्स ऑफ टू में क्या प्रिंट करेगा, शारिक। चौथी दफा नेम्स ऑफ थ्री में क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2 3। थ्री में क्या प्रिंट करेगा, अहमद। यहां तक बात हो गई पूरी। चौथी दफा जब ये आएगा, नो नेम्स ऑफ फोर आ जाएगा, तो ये जाके ढूंढेगा नेम्स ऑफ फोर क्या है। आगे भाई अरे में कोई इंडेक्स ही नहीं है। जब कोई ऐसा वेरिएबल आप एक्सेस करने की कोशिश करें जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो जावास्क्रिप्ट क्या जवाब देगा आपको, अनडिफाइंड, कि ये वेरिएबल भाई डिफाइन ही नहीं है। तो वाकई नहीं डिफाइन। आखिरी इंडेक्स कौन सा था, 3। फिर लूप जब आगे चलेगी तो यहां आ जाएगा नेम्स ऑफ 5। नेम्स ऑफ 5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अनडिफाइंड। फिर एक्सेस करेगा नेम्स ऑफ 6। तो लूप पूरी 10 दफा चलेगी। जितनी दफा इसे एलिमेंट मिलेंगे वो प्रिंट कर देगा, जो एलिमेंट नहीं मिलेगा उसकी जगह कहेगा क्या, अनडिफाइंड। तो इस काम के लिए हम बेहतर नहीं है कि हम इस चीज को एडजस्ट करके उतनी दफा ही चलाएं जितना अरे की लेंथ है। तो अरे की लेंथ कितनी है, 0 1 2 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, 4। 4 आते हैं गैप, स्टेप बाय स्टेप। मुझे पता था ये सवाल होगा, फौरन एतराज होगा। तो अब ये लूप कहां तक चलेगी, जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स तक चलेगी। यार क्या हो गया, सॉरी। ओ, जल्दी का काम हमेशा लीड्स टू द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे बेसिकली अली, बिलाल, शारिक और अहमद। लेकिन अब उनका सवाल है कि यार अभी अरे की लेंथ कितनी है, 0 से लेकर 3 तक जाती है। फ्यूचर में अरे की लेंथ बड़ी है, छोटी भी हो सकती है। तो मुझे तो अगर लेट सपोज नहीं पता, या ये अरे डायनामिक है, या सर्वर से डेटा आ रहा है, या कोई एपीआई कंज्यूम कर रहे हैं, तो अरे का साइज तो कोई भी हो सकता है। तो मैं इस लूप को ऐसे एडजस्ट करूं कि अरे की जितनी एलिमेंट या जितनी भी लेंथ हो, वो ऑटोमेटिकली लूप एडजस्ट कर ले उसको। तो यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि आप अरे की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। अरे की लेंथ क्या होता है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको काउंट करें तो उसको हम कहते हैं अरे की लेंथ। यानी मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, तो इस अरे की लेंथ कितनी होगी, 4 होगी। अरे की लेंथ फाइंड करने का डायनामिक तरीका यह है कि आप अरे का नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद क्या लिख दें, डॉट लेंथ। ये चीज आपको क्या रिटर्न करेगी, इस केस में 4। लेकिन जब भी अरे होगी तो अरे का नाम लिख के साथ लेंथ लिखेंगे, तो आपको वो टोटल नंबर एलिमेंट काम काउंट करेगी और काउंट करके आपको दे देगी। अगर मैं यही चीज उठा के यहां लिख दूं कि लूप कहां से स्टार्ट करो, कहां तक जाओ, जहां तक अरे की लेंथ है, दैट्स इट। अब इस अरे में 3 आइटम और डाल देता हूं, या 2 आइटम और डाल देता हूं, और अब आके इसको मैं करता हूं जी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। खैर, लूप का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, अभी लूप की वाई लूप भी है, फॉर लूप भी है, और मैंने कहा 600 और किस्म की लूप है। सिर्फ आपको लूप का कंसेप्ट समझ आ गया, दैट्स मोर देन एनफ। आगे जब आप हम लूप्स को डिस्कस करेंगे फर्दर, तो हम देख लेंगे जहां जो लूप चाहिए हो। यहां तक बात क्लियर है, कोई मसला परेशानी तो नहीं है ना, दैट्स गुड। लूप भी हो गया। द लास्ट कंस्ट्रक्ट इज द फंक्शन। अभी तक कोई बंदा प्लीज इनकन्वीनियंट तो नहीं है किसी भी चीज से, ओके है ना, चले। लास्ट कंस्ट्रक्टर जी हमारा फंक्शंस का, फंक्शंस डॉट यस। साथ में ये भी देखें रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, क्या अक्सर ये बिहाइंड द सीन स्टॉप हो जाती है, यस चल रही है। फंक्शन क्या होता है बेसिकली, सबसे आसान तरीका फंक्शन को समझने का ये है कि अभी तक हमने जितनी भी स्टेटमेंट हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखते हैं ना, जब हम फाइल को रन करते हैं तो वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, या हम उन्हें कंट्रोल
हाँ, कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा इफ एल्स से कर सकते हैं कि यार ये वाला ब्लॉक इग्नोर कर दो अगर ये कंडीशन मीट करे, ये वाला चला दो अगर ये कंडीशन करे। फंक्शन का सबसे आसान समझने की डेफिनेशन है कि ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक गेम है, वीडियो गेम की आपने मिसाल दी तो चलो एक अच्छी मिसाल सामने आ गई। एक गेम है और उस गेम फाइटिंग गेम है, दो कैरेक्टर आपस में फाइट कर रहे हैं। आपने अक्सर खेली होगी मोबाइल पे एक वीडियो गेम में। तो जब भी कोई कैरेक्टर नजदीक आए तो सामने वाला कैरेक्टर उसको क्या मारे, पंच मारे, ठीक। और जब वो कैरेक्टर पीछे आ जाए तो वो आगे ना पंच मारे बल्कि पीछे पंच मारे, यानी अपने आप को उसने सेल्फ डिफेंस करना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक फंक्शनैलिटी है, अगर उस पर गौर करें कि पंच तभी मारना है जब एक सामने वाले कैरेक्टर का आपसे डिस्टेंस बहुत कम हो जाए। यानी अभी मैं सिर्फ फंक्शन की बात करूंगा, कंडीशन भी डेफिनेटली लगेगी, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होंगी। तो यानी आपने पंच कब मारना है, जब आपका और सामने वाले कैरेक्टर का फासला बहुत कम रह जाए। तो फासला कम रहने का मतलब इंडिकेशन है कि वो करीब आ चुके हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि आपने जो पंच मारना है, पंच मारने के लिए जो आपने कोड लिखा है वो आपने हर वक्त पागलों की तरह पंच नहीं मारते रहना, लेकिन कब मारना है, जब जरूरत पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी, जब वो कैरेक्टर आपके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पंच मारने के लिए जो आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा है ना, वो कोड या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिख के आपने सेपरेट रखी हुई है। और वो कोड एग्जीक्यूट कब करना है, जब आपको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। यानी जब आप उस कोड या उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यूं समझ लें कि बैक पंच मारने के लिए एक अलग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, फ्रंट पे पंच मारने के लिए अलग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, राइट पे पंच मारने के लिए अलग लॉजिक है, और लेफ्ट पे मारने के लिए अलग लॉजिक है। चार डिफरेंट फंक्शन। बाय द वे ये चारों काम एक ही फंक्शन से हो सकते हैं पैरामीटर की बेस पे, लेकिन आप अज्यूम करें कि आपको चार डिफरेंट फंक्शन चाहिए। तो अब पागलों की तरह आपने हर टाइम यूं 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 नहीं करना, बल्कि जब वो सामने से आए तो आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जो फ्रंट पुश। फॉर एग्जाम्पल हर फंक्शन का एक यूनिक नाम होता है, तो आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, पंच फ्रंट साइड। अगर बैक पे कैरेक्टर आ जाए तो आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, दूसरा वाला। अगर राइट पे आ जाए तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तीसरा वाला। तो फंक्शन को समझने की आसान तरीन तरीका यही है कि अ कोड और ब्लॉक ऑफ कोड दैट यू कैन एग्जीक्यूट ऑन डिमांड, ठीक। ये तो है इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है, बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये हम तो आज सारी जिंदगी किताबों में कुछ और पढ़ते रहे हैं, सर जो है ना कोई आज नई डेफिनेशन सुना रहे हैं हमें फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए मैंने कह दिया कि ये इनफॉर्मल है। किताबों में ये डेफिनेशन की दिया, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड that can perform a specific task. Function is a piece of code या group of code या group of statements that are given a unique name and that can perform a specific task. By the way, punch मारना एक specific task ही है, ठीक है। Now let's see, come back to this. तो पहले तो मैंने कहा कि फंक्शन क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, और फिर मैंने कहा कि उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एक यूनिक नाम दिया जाएगा, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। फॉर द टाइम बीइंग समझने के लिए हम सिंपली से लॉग कहते हैं, और लॉग में हम कहते हैं जी कि हेलो 1, और मैं कहूंगा जी कि 2 3 4, ठीक। या वही मिसाल दे देता हूँ जो आपको अभी दिखाई है। मैं कहता हूँ जी कि मैं लिखता हूँ इसको जी पंच फॉरवर्ड। अब मैं इस फाइल को चलाऊंगा तो ये फाइल क्या करेगी, नोड functions.js। मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी मैं फाइल चलाई जितनी स्टेटमेंट्स होंगी सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यही काम मैं करूंगा, लेकिन मैं इसे लिख दूंगा फंक्शन के अंदर। फंक्शन लिखने के लिए आप फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, यानी जब भी आपको फंक्शन का फंक्शन लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब यहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप फंक्शन का कोई भी नाम लिख रहे हैं, मैं इसको बोलता हूँ PUNCH और FORWARD, फॉरवर्ड। फंक्शन का कोई भी नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी का, फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए, यानी पूरे प्रोग्राम में एक नाम का एक ही फंक्शन होना चाहिए। और उसके बाद आप लिख देते हैं फंक्शन की बॉडी। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का ये तरीका है, फंक्शन लिखेंगे, ये फंक्शन हमेशा फंक्शन ही रहेगा, यही वर्ड रहेगा। उसके बाद कोई भी अपनी मर्जी का आइडेंटिफायर, यानी जिससे आप उसको फ्यूचर में पहचान सकें या कॉल कर सकें, तो वो आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। मैंने इसे बोला पंच फॉरवर्ड। उसके बाद पैरेंथेसिस, इनका क्या पर्पस है डिटेल से बताएंगे पैरेंथेसिस का। फिलहाल आपने कहा ये सिंटेक्स का पार्ट है, पैरेंथेसिस ऐसे लिखनी है। और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, बस। अब इसके अंदर आप कुछ ये लिख दें,
ये आपका फंक्शन बन गया। अब आप इस फाइल को चलाएं तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ठीक, क्यों? कि मैंने कहा कि फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम उसे खुद कॉल करके बुलाएं नहीं। ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन का यही मतलब है ना, कि फंक्शन लिखा हुआ है, मेमोरी में भी लोड हो चुका होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब हम उसे कॉल नहीं करेंगे। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन। तो आप फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? सिंपली आप यहाँ पे लिख दें PUNCH पंच फॉरवर्ड। जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के नाम से करेंगे और साथ में ये पैरेंथेसिस का ग्रुप पैरेंथेसिस दे देंगे। ठीक है, ये है फंक्शन कॉल और ये है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन कॉल सिर्फ उसी को की जा सकती है जिस फंक्शन को कहीं डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे चलाऊंगा तो ये मुझे देगा पंच फॉरवर्ड। ठीक, अज्यूम करें कि आपके पास अब इसी तरह के कितने फंक्शंस हैं? 2 3 4। इसको आप कहेंगे पंच फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड, इसे आप कहेंगे राइटवर्ड, बैकवर्ड ए के साथ, इसे आप कहेंगे लेफ्टवर्ड। आसानी के लिए तो ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन का मतलब है कि मैंने कितने फंक्शन लिखे हैं? 4। कॉल कितनों को कर रहा हूं? सिर्फ एक को। तो इनमें से एग्जीक्यूट कौन सा होगा? सिर्फ वही जिसको, सॉरी, सिर्फ वही जिसको क्या कर रहा हूं? कॉल कर रहा हूं। कॉल किसको कर रहा हूं? अब मिसाल के तौर पे मैं 2 फंक्शंस को कॉल कर देता हूं, पंच फॉरवर्ड और पंच लेफ्टवर्ड। तो जिसको कॉल करूंगा सिर्फ वही चलेगा। अब कितने फंक्शन चलेंगे? 2 चलेंगे। अब आपने जो कहा था ना एफ एल्स लगा लें, कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर रियल टाइम कोई कैरेक्टर होता तो हम कहते हैं कि जी अगर कैरेक्टर्स दोनों के दरमियान में फासला 2 पिक्सल रह गया है, ज़ाहिर है पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है गेम करने के लिए, तो फिर अगर 2 पिक्सल रह गया और कैरेक्टर सामने है, 2 कंडीशन चेक करें। इफ कैरेक्टर इज इन front direction and the distance between me and character is less than 5 pixels, then function trigger कर दो। कौन सा? punch forward। फिर दूसरा फंक्शन कब ट्रिगर करना है? कंडीशन चेक करो कि if the opposite character is on my right side and the distance between me and him is 2 pixels या 4 pixels, fire the another function which is punch rightward। तो ये बेसिकली फंक्शन की लॉजिक है कि फंक्शन क्या है? स्टेटमेंट आर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर ब्लॉक ऑफ कोड that is given a unique name and that can be executed on demand. We can call the function whenever and wherever needed। और हम सेम फंक्शन को बार बार भी यूज कर सकते हैं। ये क्या पंच एक दफा मारना है? मिसाल के तौर पे बहुत ही करीब आ गया और एक पंच से नहीं मान रहा, तो आप इस फंक्शन को किधर लगा दें? लूप में लगा दें, कि जब तक वो सामने से हटता नहीं है ये फंक्शन लूप में चलता रहे। समझ आ गई है ना बात? कि डूम 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 डूम। तो दैट वुड बी लाइक, जब तक वो खत्म हो जाएगा तो वो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी कि सामने है और डिस्टेंस कम है। जाहिर है वो गिर जाएगा तो अब सामने तो नहीं रहा, तो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो पंच खत्म हो जाएंगे, बंद होना। तो कैसे फंक्शंस को, लूप्स को और सारी चीजों को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, जस्ट उसकी ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। बट द प्राइमरी सीन इज वी कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग अ फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन का सिंटैक्स यही है। अब ये चारों काम एक ही फंक्शन कर सकता है, और वो हम कल करेंगे कि हम जब फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे ना, तो फंक्शन एक ही लिखेंगे पंच, उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे कि पंच डायरेक्शन कौन सी है पंच की। राइटवर्ड पंच मारना है, लेफ्टवर्ड पंच मारना है, अपवर्ड मारना है, डाउनवर्ड मारना है, जो भी करना है करना है। तो अभी तक की फिलॉसफी में फंक्शन की समझ आ गई है, फंक्शन को डिफाइन करते हैं समझ आ गई है, और थोड़ा बहुत सेंस बना है कि फंक्शन बेसिकली इज यूज्ड टू डिफाइन अ टास्क that we have to execute not immediately, but we have to execute it somewhere later in the program or in the file। ठीक है, तो कोई सवाल, कोई जवाब, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, यू आर वेलकम।